हेलो गाइस, वापस आ गई हूँ मैं एक नया टॉपिक लेके। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस जो भी बात करते हैं नॉर्मली एक दूसरे से, उसको बोलने का बताने का एक तरीका होता है। जैसे हिंदी में ही हम जब किसी से बोलते हैं तो वहाँ पर भी हमें पता होता है कौन सा शब्द कहाँ बोलना है, तब जा कर के हम बोल पाते हैं। इसी तरीके से जब इंग्लिश में हमें कोई सेंटेंस बोलना होता है तो जब तक हम उस सेंटेंस का सही से यूज़ नहीं करेंगे, उसमें आने वाले वर्ड्स को सही जगह प्लेस नहीं करेंगे, तब तक उस सेंटेंस को हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि इस सेंटेंस को हमें किस तरह से बोलना है, और किसी अगर सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं तो वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। होप आप इंजॉय करोगे, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको पूरी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। यानी कि कोई सेंटेंस एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो एक कंप्लीट आइडिया देता है। जैसे कि हम किसी भी वर्ड को अलग अलग बोलते हैं तो हमें उसकी मीनिंग पता चलती है, लेकिन जब उन्हीं वर्ड्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो एक सेंटेंस बनाता है। और जब एक सेंटेंस बनता है तभी जा कर के हमें ये पता चलता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई भी बात, जैसे आगे लीजिए एक राम ले लीजिए, हमने बोल दिया राम, फिर बोल दिया गुड, फिर बोल दिया बॉय, तो ये हमें पता पता है गुड का मतलब अच्छा, राम मतलब कोई लड़का, बॉय मतलब लड़का, राम कोई नाम है, नाउन है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो इसी तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, शी फील्स सैड, आई लाइक टू स्विम, रोहन बेक्स टेस्टी कुकीज़। अगर हम इसी फर्स्ट एग्जाम्पल ले लें, शी फील्स सैड, इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो हमें किसी चीज़ का प्रॉपर मतलब नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हमने ये लिखा कि शी यानी कि इसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, फील्स यानी कि हम फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और सैड यानी कि वो उदास है, ठीक है। इसी तरीके से आई लाइक टू स्विम यानी कि आई मुझे, लाइक पसंद है, टू क्या पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है। रोहन एक लड़का है, बेक्स बनाता है, टेस्टी क्या बनाता है, कुकीज़। तो जब हमने सारी चीज़ों को प्रॉपर रखा तब जाकर उसके बारे में हमें नॉलेज हुई। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस। जैसे हमने लिख दिया शी गिव्स मी द, अब इससे हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। वो उसने मुझे दिया, क्या दिया पता नहीं। विल बिल्ड द हाउस, घर बनेगा, क्या बनेगा, कब बनेगा नहीं पता। टोनी वॉचिंग अ मूवी, टोनी मूवी वॉचिंग क्या देख रहा है ये पता है, बट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे सेंटेंस इनकरेक्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस की कोई भी मीनिंग नहीं निकल करके आती है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म करना है, कहाँ किस वर्ड का यूज़ करना है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तभी जा कर के हम एक कंप्लीट सेंटेंस सही तरीके से बना पाएंगे। उसके बिना हम एक इनकम्प्लीट एरर सेंटेंस को बना देंगे। सबसे पहले अगर बात करें पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। किसी भी जब हम सेंटेंस को बोलते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक वो होता है जो बोल रहा होता है, जिसके ऊपर बात हो रही होती है, और दूसरा वो होता है कि उस पर्सन के लिए या उस थिंग के लिए जो बात हो रही होती है। तो इसी तरीके से सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आगे की क्लिप में मैं बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। आप ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्यों बता रही हूँ। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक बहुत बड़ा यूज़ होता है। अगर ये हमें ना पता हो तो हम सेंटेंस को नहीं फॉर्म कर सकते। सबसे पहले द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग वे अबाउट विच समथिंग इज बीइंग स्टेटेड। यानी कि सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस स्टेट किया गया यानी बताया गया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर गुड बॉय हमें पता है कि अच्छा लड़का है, लेकिन कौन है, राहुल। तो राहुल क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उससे हमें पता चल रहा है कि अच्छा लड़का किसको बताया जा रहा है, राहुल को बताया जा रहा है। तो यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे इस सेंटेंस में राहुल के बारे में बात हो रही है तो राहुल एक सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम और सेंटेंसेस भी लेते हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हों वही उसका सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड्स अ वर्ब, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब जरूर आती है। जैसे हमने सेंटेंस पहला वाले लिया है, राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो राहुल वहाँ सब्जेक्ट था, लेकिन राहुल कैसा है, एक अच्छा लड़का है, और इसमें वर्ब क्या है, गुड। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो कैसा लड़का है, वो लड़का है और कैसा लड़का है। तो जो प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें हमेशा वर्ब जरूर होती है, क्योंकि वही सब्जेक्ट को डिफाइन करता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है।
आगे के स्लाइड्स में हम जानेंगे सेंटेंस के और भी पार्ट्स, लेकिन इतना होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is a person or thing that is affected by the action of the verb. You could say that a direct object receives the action of a verb. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ के लिए डायरेक्टली बात करते हैं या वर्ब का एक्शन दिखाते हैं और डायरेक्ट उस चीज़ को बताते हैं तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये एक तरीके की वर्ब भी होती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है ही ब्रोक द विंडो। अब ब्रोक द विंडो में मैंने बात की है तोड़ने की, लेकिन टूट क्या रहा है? विंडो। इसलिए विंडो क्या हो गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। यानी यहाँ पे डायरेक्टली पता ही चल रहा है कि टूटने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या टूटने की बात हो रही है? जिस ऑब्जेक्ट को टूट रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट हमें बता रहा है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इनडायरेक्ट an indirect object is a person or thing that the action is done to or for. The indirect object usually comes just before the direct object. जैसे कि मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं। ही गेव हिज मदर फ्लावर्स में ये बताया जा रहा है कि वो अपनी मदर को फ्लावर दे रहा है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? वो अपनी मदर को। अगर डायरेक्टली हम बात करते हैं तो फ्लावर्स हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें हिज मदर आ गया यानी कि अपनी मम्मी को दे रहा है, कोई चीज़ है जो अपनी मम्मी को दे रहा है, तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक। और हमारे चैनल को और अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हम लोग इस जर्नी को और आगे बढ़ा सकें।